हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज शायद ये सेकंड ग्रेड की हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और ये जो हमने जितने भी प्रश्न किए इनमें से आपको एज इट इज़ प्रश्न देखने को मिल जाए। अगर एज इट इज़ ना भी आए तो कम से कम आप इस स्थिति में हो कि आप जो प्रश्न हो उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, मुझे लगा जितना एफर्ट मैं डाल सकती थी मैंने सारा आपके लिए किया। और जो मुझसे स्टार्टिंग से सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है। और मैं आगे भी ऐसा ही करती रहूँगी, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती रहूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आती रहूँगी। लेकिन आज इस सेकंड ग्रेड से संबंधित ये लास्ट वीडियो में मुझे लगा कि इंटरनेशनल पॉलिटी के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों ही करंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो करंट को लेकर ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो जितने भी प्रश्न इन तीनों टॉपिक से बनते हैं मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। तो जाते जाते इनको भी एक बार प्रैक्टिस करते हुए जरूर जाइएगा, क्या पता इनमें से आपको एग्जिटिव प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं? तो भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया तो वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेश नीति निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की विदेश नीति 3 व्यक्तियों से प्रभावित रही है, महात्मा गांधी, एम एन रॉय और गौतम बुद्ध, जिनसे पंचशील के सिद्धांत प्रभावित है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य है, तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य मान्यताएं क्या है? तो भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर विश्वास रखती है, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, यूएनओ में सुधार, विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करती है। तो ये सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या है? इससे आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। कौन से आर्टिकल में है? तो 51 के अंदर है। और क्या क्या इसके तहत, यानी कि 51 के तहत क्या विशेषताएं है विदेश नीति की? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विधियाँ है, संधियाँ है, समझौते उनके प्रति आदरभाव और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना। अन्य राष्ट्र के साथ अन्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी। अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असम्मिलित है? तो ताशकंद समझौता, ये कुछ समझौते हैं, ये आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर आई हूँ। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद में किया गया और 10 जनवरी 1966 में किया गया। किस किस के मध्य हुआ? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य हुआ। फिर इसके बाद में शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। ये 1971 का भारत पाक युद्ध था उसके बाद हुआ। लाहौर घोषणा पत्र 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और नवाब शरीफ के मध्य हुआ। और आगरा शिखर वार्ता, ये गलत हो जाएगा, असम्मिलित हो जाएगा, 2001 के अंदर आगरा शिखर वार्ता हुई थी। किस किस के मध्य हुई? अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी यानी कि मध्य भारत को जोड़ने की नीति, ये कब और किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई? तो ये 2012 के अंदर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई। आपसे एक और पूछ सकते हैं, जो खाड़ी देश है, खाड़ी देशों की तरफ देखने की जो नीति है वो भी किसकी है? मनमोहन सिंह की है। पश्चिम की ओर देखो नीति भी किसकी है? मनमोहन सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा हमसे, नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमसे पूछी जा सकती है कि किस प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को किस नज़रिए से देखा, यानी कि आदर्शवाद और लोकतांत्रिक मूल्य किसकी विदेश नीति की विशेषता है? तो नेहरू की। ठीक है, व्यवहारिक, यानी कि विदेश नीति को व्यवहारिक रूप किसने प्रदान किया? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे 1991 में, जिनके समय में एलपीजी की नीति आई थी, एलपीजी की नीति आई थी, ये भी विदेश नीति के अंदर आर्थिक आयाम मिला, यानी कि इनकी विदेश नीति के समय जो भारत है उसको आर्थिक आयाम मिले। तो उपरोक्त सभी इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मेकिंग इंडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक है जय बंदोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचशील समझौते के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो पंचशील समझौते के संबंध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि सबसे पहले कि किन किन के मध्य हुआ? तो ये भारत और चीन के मध्य हुआ। भारत की ओर से कौन थे? नेहरू। चीन की ओर से कौन से? चौवन लाइन। कब हुआ? तो ये था 29 अप्रैल 1954 में। डेट अच्छे से याद रखेंगे आप, ईयर के साथ में डेट भी याद रखेंगे। 29 अप्रैल 1954 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो चीन के बीजिंग के अंदर हुआ। ठीक है, पंचशील के सिद्धांत बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, बिल्कुल सही है कि पंचशील के जो 5 सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। कौन कौन से है? अहस्तक्षेप है, अतिक्रमण है, अनाक्रमण है, अनाक्रमण यानी कि किसी पर भी आगे से आक्रमण नहीं करना, हस्तक्षेप है, अनाक्रमण है। इसके अलावा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है,
परस्पर सहयोग है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि एक दूसरे की जो देश है उसकी अखंडता और उसकी संप्रभुता की सम्मान करना। तो ये 5 सिद्धांत है पंचशील के बौद्ध धर्म से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1959 को पंचशील समझौते को स्वीकार किया गया। आपसे ये प्रश्न सिंगल भी पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी उसने इस पंचशील समझौते को कब स्वीकार किया। 54 में हो गया था, लेकिन 14 दिसंबर 1959 के अंदर इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, उपरोक्त सभी इसके सत्य आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्षता के संबंध में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो गुटनिरपेक्ष शब्द, गुटनिरपेक्षता नहीं है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष शब्द 1947 में दिया था। किसने दिया था? तो वीके कृष्ण मेनन ने दिया था। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नींव बांडुंग सम्मेलन 1955 है। ये गलत हो जाएगा, असत्य पूछा है तो ये गलत हो जाएगा कि 1955 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर बांडुंग सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। और इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो 1961 बेलग्रेड में हुआ था, और जो युगोस्लाविया के नासिर टीटो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके संस्थापक राष्ट्र 25 थे। ठीक है, संस्थापक राष्ट्र 25 थे। प्रथम सम्मेलन के अंदर पूछे कि प्रथम सम्मेलन में कितने राष्ट्र थे, तो 25 राष्ट्र थे। जबकि संस्थापक देश आपसे पूछे तो कितने थे? 5 थे। ठीक है, संस्थापक जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रथम सम्मेलन था इसमें संस्थापक राष्ट्र कितने थे? 25 थे। वर्तमान में 120 है, बिल्कुल सही है। और कौन से सम्मेलन से है? तेहरान सम्मेलन से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। सभी इसके इसका जो असत्य पूछा था दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गुटनिरपेक्षता के जनक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया गुटनिरपेक्षता के 5 देश जो है जनक माने जाते हैं। 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। घाना के थे एनक्रुमा, मिस्र के थे नासिर, ठीक है, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, ये चौथा जो है अमेरिका का, ये इसके 5 संस्थापकों में से नहीं है। 5 में से 2 और बच्चे कौन है? एक तो हमारे नेहरू है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। एक युगोस्लाविया जहाँ पर प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था, उसके है मार्शल टीटो। कौन है? मार्शल टीटो। ठीक है, ये आपको 5 याद रखने हैं जिन्होंने प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, टीटो ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का 19वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ? तो कहाँ हुआ था? युगांडा, अफ्रीका के अंदर हुआ था। जो लास्ट के 4 सम्मेलन है उनको आपको सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं। मैंने आपको चारों करवाए थे। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो इस चैनल की जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ जाकर मैंने जो प्रश्न डाला है सम्मिलित करने के लिए उसमें देखना। वहाँ पर मैंने तेहरान पहला जो सम्मेलन है ये कौन सा है? 16वें नंबर का है। और इसका मैंने डाला था ईरान की जगह मैंने इराक कर दिया था, बस इतना ही गलत था उसमें, बाकी सब सही था। ठीक है, तो फिर जो 16वां है तेहरान ईरान के अंदर हुआ था, और ईरान के अंदर इसी के अंदर 118 से 120 इसके सदस्य राष्ट्र हो गए थे। ठीक है, कराकश इसमें 17वां सम्मेलन हुआ था। कराकश वेनेजुएला में। 18वां बाकू, ये बाकू है। ठीक है, बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आप ये चारों जो है अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। गुटनिरपेक्षता का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए, क्योंकि हमारे भारत में हुआ था इसलिए जो सम्मेलन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से नंबर को आता है ये याद रखेंगे, 7वें नंबर को आता। कब हुआ था? 1983 में। राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष शब्द किसने मेनन दिया था? अभी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता शब्द किसने दिया? तो अब्दुल नासिर ने दिया था। जो गुटनिरपेक्षता के जो 5 संस्थापक हैं उनमें से एक है अब्दुल नासिर मिश्र के, इन्होंने गुटनिरपेक्षता शब्द दिया था। विशुद्ध गुटनिरपेक्षता कह लीजिए, असली गुटनिरपेक्षता मोरारजी देसाई ने दिया था। तो उपरोक्त सभी इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, गुजरात सिद्धांत 1996 में इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था, बिल्कुल सही है। और जब ये इन्होंने गुजरात सिद्धांत दिया था तब ये विदेश मंत्री थे, पीएम नहीं थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस प्रधानमंत्री के समय में ये दिया था? तो ये नरसिम्हा राव के समय में इन्होंने दिया था। ठीक है, नरसिम्हा राव के समय दिया था। पूर्व की ओर देखो नीति किसकी है? पीवी नरसिम्हा की है। पश्चिम की ओर देखो नीति किसकी है? मनमोहन सिंह की है। अफ्रीका की ओर देखो नीति किसकी है? तो एसडी देवगौड़ा की नहीं है, ये वाजपेयी की है। कौन किसकी है? वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों संबंधित है। अभी हमने देखा खाड़ी देशों की ओर देखो नीति मनमोहन सिंह की। ठीक है, और एक जो मध्य एशिया के देश है उनकी भी नीति किसकी है? मनमोहन सिंह की। ठीक है, यूएनओ भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब से है? तो ये भारत जो है यूएनओ का संस्थापक देश है। क्या है? संस्थापक देश है। संस्थापक देश है कौन? भारत, यूएनओ का। ठीक है, कब से? कब? तो जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, तब से सदस्य है। ठीक है, निम्न में से कौन से भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं? ठीक है, भारतीय न्यायालय के अंदर 4 व्यक्ति रहे हैं, जिनमें से 3 तो न्यायाधीश रहे हैं और एक मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, तो जो न्यायाधीश रहे कौन कौन रहे? बीएन राव सबसे पहले नंबर पर जो गए थे वो बीएन राव थे। सेकंड नंबर पर आरएस पाठक थे। थर्ड नंबर पर नगेंद्र सिंह थे।
नगेंद्र सिंह थे, वो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्या थे वो? चीफ जस्टिस थे। और एक दलवीर भंडारी थे। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर तीनों ही क्या रहे? ये न्यायाधीश रहे, जबकि जो तीसरे नंबर के नगेंद्र सिंह थे वो चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ के थे, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन है? तो दलवीर भंडारी है। ये अपना दूसरा कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल न्यायालय है उसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। तो ये एक कार्यकाल पूर्ण कर चुके, लगातार ये अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है? दलवीर भंडारी। कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जोधपुर से है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से और इनमें से जो ये नगेंद्र सिंह जो मैंने बताए थे वो डूंगरपुर के हैं। ठीक है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष रहे हैं? श्रम संगठन मतलब कि ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर है। ठीक है, जिनेवा के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे इनमें से? तो इसके जो अध्यक्ष है जगजीवन राम जो है इसके अध्यक्ष रहे। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये UNO से संबंधित संगठन है और फिर इसके अध्यक्ष रह चुके हमारे भारत के संबंधित है। तो हम पढ़ क्या रहे? भारत और UNO, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत सुरक्षा परिषद का अब तक कितने वर्ष तक अस्थायी सदस्य रहा है? ये पूछ रहा कितने वर्ष तक रहा है? तो 16 वर्ष तक रहा है। ये पूछता कितनी बार रहा है? ये पूछता कितनी बार रहा है सुरक्षा परिषद का अस्थायी। देखिए स्थायी सदस्य तो 5 है, हम सबको पता है। और जो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उसमें से भारत जो है 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है, ये 8 बार आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से किस वर्ष रहा है, नहीं रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 50 की लाइन याद रखनी है। 1950 51 के अंदर रहा है। फिर 62 की लाइन याद रखेंगे, यानी कि 1963 मैं वापस से लिख देती हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया। 1950 की लाइन में 1950 51। ठीक है, फिर 1960 की लाइन में आप याद रखेंगे 1967 68। ठीक है, 1967 68 68। फिर आप 70 की लाइन का याद रखेंगे 1972 73 73। फिर 1977 78 77 78। फिर 80 की लाइन का याद रखेंगे 1984 85 1984 85। फिर आप 90 की लाइन का याद रखेंगे 1991 92। ठीक है, फिर आप याद रखेंगे 2011 12। और फिर आप याद रखेंगे 2021 22। ये 8 बार जो रहा है ये आपको 8 ईयर याद होने चाहिए। इनमें से आपको पूछ सकता है कि कौन से में रहा है, कौन से में नहीं रहा है। ठीक है, तो 8 बार रहा है, 16 वर्ष तक रहा है। ठीक है, 1953 में किस अधिवेशन में UN महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी? तो पहला प्रश्न यही है कि कौन महिला थी जो भारत की UN महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी भारत की। और ये कौन से अधिवेशन में बनी थी? तो हम महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, तो 8वां अधिवेशन था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक देश है वो है 51। पूछ सकते हैं कि 51वां जो संस्थापक देश है वो कौन है? तो पोलैंड है। ठीक है, कौन है? पोलैंड है। ठीक है, और भारत भी इन संस्थापक देश में से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत की ओर से कौन थे? तो भारत की ओर से इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? रामास्वामी मुदालियर थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम संस्थापक देश कौन सा था? तो वो था 51वां पोलैंड। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का इसका भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष रही है वो भारत की कौन रही है? राजकुमारी अमृता कौर रही है। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा? जब आप अमृत होगा। ठीक है, तो अमृता कौर है, ऐसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति जो भारत से थे वो थे नगेंद्र सिंह। और ये कहाँ से है? तो ये डूंगरपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो 3 है वो न्यायाधीश रहे। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अटलांटिक चार्टर ये कुछ सामान्य विशेष चीज़ें हैं
यूएनओ से संबंधित। वैसे यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना कम है क्योंकि यूएनओ और भारत दे रखा है, तो मुझे लगता है कि भारत से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। सामान्य है कि अटलांटिक चार्टर कब का है? 19 अगस्त 1941 का। ये रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य 8 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी इसके अंदर, ठीक है। कब? अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में। फिर नेक्स्ट है सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन जो 1942 वाला। दो है, एक 1945 वाला सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन भी है, ठीक है। ये 1942 वाला है और इसमें 26 मित्र राष्ट्र के द्वारा यूएनओ की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। तेहरान सम्मेलन जो है 1943 वाला, इसके अंदर रूजवेल्ट चर्चिल, रूजवेल्ट कहाँ के, ठीक है, रूजवेल्ट कहाँ के थे? तो रूजवेल्ट थे अमेरिका के, चर्चिल यूके के और स्टालिन रूस के, उस वक्त का यूएसएसआर, ठीक है। इनके मध्य सदस्यता से संबंधित निर्णय पर सहमति बनी थी, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन 1944, बिल्कुल सही है कि यूएनओ का जो कार्य क्षेत्र है, उसके जो अंग है, जो प्रारूप है, इस पर सहमति बनी थी, लेकिन वीटो पर इसके अंदर सहमति नहीं बनी थी। पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है तो चौथा सम्मिलित हो जाएगा, असम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वीटो पर सहमति कब बनी थी? वीटो किसको प्राप्त है? जो 5 स्थायी सदस्य उनको वीटो प्राप्त है, और इस पर सहमति जो बनी थी वो बनी थी याल्टा सम्मेलन में। आप याद रखेंगे, याल्टा सम्मेलन के अंदर वीटो पर सहमति बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, ये 1945 वाला है, 1943 वाला नहीं है, ठीक है। इसमें जो चार्टर है उसका निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, और यूएनओ का जो मनाया जाता है स्थापना दिवस, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। यूएनओ की जो अधिकृत भाषाएं है 6, बिल्कुल सही है। 6 तो भाषाएं है और 6 इसके अंग है। 6 भाषाएं कौन कौन सी है? तो एक तो अंग्रेजी है, ठीक है, एक अंग्रेजी है, एक अरबी है, एक फ्रेंच है, एक स्पेनिश है, स्पेनिश, ठीक है, एक स्पेनिश है, एक चीनी है, और एक और कौन सी रह गई? अंग्रेजी हो गई, अरबी हो गई, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, चीनी हो गई, 3, 2, 5, एक कौन सी रह गई? एक मिनट देखते हैं। आप इनमें से याद रखेंगे कि जो अंग्रेजी है और जो स्पेनिश है, मूलतः इन दो भाषाओं के अंदर ही इसका कार्य किया जाता है। किसके अंदर? अंग्रेजी और स्पेनिश के अंदर, ठीक है। एक में मिस हो रहा है, मैं अभी वापस याद आएगा जब बता दूंगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला तो हो जाएगा 6 भाषाएं और 6 अंग, बिल्कुल सही है। 6 अंग भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 अंग है, सुरक्षा परिषद और महासभा। इसके अलावा जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, एक न्यासी परिषद है, और एक इंटरनेशनल जो अपना न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। तो ये इसके 6 जो प्रमुख अंग है वो आपको याद रखने हैं। इनमें से जो न्यासी परिषद है वो अब न के बराबर है, तो जो बचे हुए 5 अंग है वही कार्यरत है, यानी कि वही अभी वर्तमान के अंदर कार्य करते हैं। बाकी वो एक ना के बराबर है क्योंकि उसका कार्य लमसम समाप्त हो चुका है, ठीक है। यूएनओ के अनुच्छेद 1 के अंदर इसके उद्देश्य है, बिल्कुल सही है, और अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों को लेकर ये भी बिल्कुल सही है। यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय, 111 धाराएं और 10,000 शब्द है। एक प्रश्न आया हुआ है कि यूएनओ के चार्टर में कितने शब्द है? तो 10,000 शब्द है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। उपयुक्त सभी इसके सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक भाषा जो मैं बोल रही थी वो हो जाएगी रशियन, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 8 आपको जो ईयर थे बता दिए, उनमें से 51, 52 इसमें पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था 1950, 51, ठीक है। 1950, 51, फिर 60 का ईयर याद रखेंगे, 67, 68, 70 की लाइन के 2 है, 72, 73, 77, 78। उसके बाद में 90 का 80 का याद रखेंगे, 84, 85, 90 का याद रखेंगे, 91, 92। उसके बाद 2011, 2012, 2021 और 2022, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय खाद्य कृषि संगठन के अध्यक्ष रहे हैं? तो भारतीय खाद्य कृषि संगठन, ठीक है, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन रहे? वो रहे VR सेन, भारत के, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय यूनेस्को के अध्यक्ष रहे? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन कौन रहे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, मौलाना आज़ाद रहे, ठीक है, दोनों ही रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो महासभा का जो 77वां अधिवेशन है वो 13 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया, और इसके अध्यक्ष जो थे वो कसावा कोरोसी हंगरी के थे। क्योंकि अभी करंट से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि महासभा का हाल ही में कौन सा अधिवेशन हुआ? 77वां। कब हुआ? 13 सितंबर 2022 को हुआ। और कहाँ पर किया गया? तो किसके, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कसावा कोरोसी थे, हंगरी के थे। देखिए, जो महासभा इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में सितंबर के तीसरे मंगलवार को
तीसरे मंगलवार को किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा मंगलवार था 13 सितंबर 2022 को। अभी सितंबर आना बाकी है, तो हमसे ये वाला अधिवेशन 77वां पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को किया जाता है। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अभी का करंट से संबंधित है। तो दूसरे भारतीय है इंदरमीत गिल। कौन है? इंदरमीत गिल। प्रथम कौन थे? फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, तो कौशिक बसु थे। ये दोनों ही WB यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें नियुक्त होने वाले भारतीय है। ठीक है, एक आप याद रखेंगे IMF के अंदर प्रमुख अर्थशास्त्री कौन रहे? IMF। दोनों ही जुड़वा बहनें कही जाती है, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF का भी आपसे पूछ सकते हैं, इसमें भी 2 भारतीय रहे। पहले रहे रघुराम राजन और एक गीता गोपीनाथ। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, ये दोनों IMF से संबंधित है, जबकि वर्ल्ड बैंक से संबंधित कौशिक बसु और इंदरमीत गिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का समूह है। बिल्कुल सही है। ब्रिक्स जो है ये 5 जो देश है उसकी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 5 देश कौन से है? ब्राज़ील याद रखेंगे, रशिया याद रखेंगे, रूस, इंडिया याद रखेंगे, चाइना याद रखेंगे और साउथ अफ्रीका याद रखेंगे। ये 5 हैं। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 के अंदर रूस में हुआ था, जबकि हाल ही के अंदर 14 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में चीन में आयोजित हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उपयुक्त सभी सत्य है। देखिए ये हाल ही में हुए हैं, इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर आई हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, 14वां हुआ है अभी ब्रिक्स का, और कहाँ पर हुआ है? तो ये रूस के अंदर चीन के अंदर आयोजित हुआ है, और क्योंकि भारत इसका सदस्य देश है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जो 17वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बाली इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो बिम्स्टेक जो है इसके संबंध में, ये किसका जो बिम्स्टेक है ये बंगाल की जो खाड़ी है उसके आसपास के जो सदस्य देश है उनका संगठन है। कौन कौन है? तो देखिए 3 तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले इंडिया, भारत। ठीक है, उसके बाद में जस्ट पास में हमारे बांग्लादेश। ठीक है, उसके पास में जस्ट म्यांमार। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पर थाईलैंड याद रखेंगे, थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद में नीचे श्रीलंका याद रखेंगे, और इसके बाद में हमारे जो छोटे छोटे से देश है नेपाल और भूटान, ये याद रखेंगे। तो ये कितने सदस्य देश इसके? 7 है। ठीक है, किसके? बिम्स्टेक के। ये 1997 में अस्तित्व में आया था। बिल्कुल सही है, इसमें 7 सदस्य है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको 7 बता दिए, और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर है। 5वीं बिम्स्टेक समिट जो है इसकी मेज़बानी भारत ने की। ये गलत हो जाएगा, इसकी मेज़बानी किसने की? बिम्स्टेक जो 5वीं बिम्स्टेक इसकी मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी जो है किसने की थी? थाईलैंड ने की थी। ठीक है, किसने? सॉरी, ये बिम्स्टेक के 2022 की जो मेज़बानी है ये श्रीलंका ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई, श्रीलंका ने की थी। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा की गई थी, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये सत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO जो है इसके वर्तमान सदस्य 8 है। बिल्कुल सही है। जो 7वें और 8वें सदस्य वो भारत और पाकिस्तान के रूप में है। SCO 2022 का शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, और इसके 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 ऐसे सम्मेलन है जिसके वर्तमान में 2023 में भारत अध्यक्षता करने वाला है। एक तो G20 है। G20 के जो शेरपा चुने गए अध्यक्ष तो भारत करेगा, और इसके जो शेरपा चुने गए वो भी याद रखिएगा। कौन चुने गए? अमिताभ कांत चुने गए। ठीक है, अमिताभ कांत जो है शेरपा चुने गए हैं। इसके अलावा जो SCO है शंघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर को या किस जगह को शंघाई सहयोग संगठन ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो किसको? वाराणसी को। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस आसियान के 5 संस्थापक देश है। बिल्कुल सही है कि जो ये आसियान है, आसियान। ठीक है, आसियान जो है इसके जो 5 संस्थापक देश है ये है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। अब वर्तमान में कितने हैं? संस्थापक 5 थे, वर्तमान में 10 है। कौन कौन से बच गए? तो देखिए जो म्यांमार है, उसके अलावा ब्रुनेई है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ये 5 देश इसके अतिरिक्त है। ये 5 है, 5 मैंने आपको बता दिए। टोटल कितने हैं? 10 है। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष मनाया गया। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भले ही भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत आसियान मैत्री वर्ष 30 वर्ष हो गए हमारे और भारत जो आसियान है उसकी मैत्री को। 1992 में मैंने आपको बताया था
पूर्व की ओर देखो नीति आई थी 1992 के अंदर, ठीक है। तो 1992 से लेकर 22 तक हमारे जो भारत आसियान है इसकी मैत्री को 30 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए मैत्री दिवस मनाया गया 2022 के अंदर। 1900 भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है, देखिए भारत आसियान शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है, 19 नवंबर 2022 के अंदर हुआ। जो नाम पेन है कंबोडिया के अंदर, वहाँ पर हुआ। और इसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ इन्होंने भाग लिया था। तो उपरोक्त सभी जो है इसके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न थे करंट को लेकर वो मैंने सारे आपको करवा दिए। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको एग्ज़ाम के अंदर मदद मिलेगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो क्लासेस है सेकंड ग्रेड की वो कैसी लगी, और आगे भी मुझसे ऐसे जुड़े रहना, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आते रहूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए।